यस स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत अच्छे से चीज़ें कवर की है, 4 पॉइंट हमने देखे हैं। पहला जो पॉइंट देखा था हमने वो देखा था कि ऑक्सीजन के संयोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन के निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर हमने एक देखा था कि धन विद्युत तत्व के निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और फिर 4 नंबर का जो पॉइंट था वो था ऋण विद्युत तत्व के संयोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब जो हमारा फाइनल और लास्ट पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉन के त्यागने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल सी चीजें हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा टफ चीजें हैं नहीं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें कवर करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, स्टार्ट वहीं से करेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक, किसी तत्व परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा मतलब कोई भी परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई भी परमाणु, अणु या फिर आयन कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन देकर हमेशा धन आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, धन आयन। एक बात सिंपल सी आप समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे ये कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है, एटम हमें पता है कि एटम क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। मतलब जितने उसमें धनायन होते हैं उतने ही ऋणायन होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण जो परमाणु होता है हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। चीजें समझ आ रही है कि जितने नंबर ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। मान लो सोडियम परमाणु है हमारे पास, कौन सा परमाणु है, सोडियम। सोडियम परमाणु कितने नंबर पे आता है, 11वां नंबर पे। कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 11। ठीक है, अब देखो एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रखा है, मतलब P, जैसे ये प्रोटॉन हो गए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब एक प्रोटॉन ने एक उसको बैलेंस कर रखा है, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ऐसा सबने बैलेंस कर रखा है। लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ तक तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक इस पे क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्लस चार्ज इस पे एक आ जाता है, क्योंकि ये धनायन ऊपर वाला नीचे ऋणायन है। एक प्लस बच गया तो एक धनायन आ जाता है। तो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो प्रोटॉन बच जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो जो परमाणु है उस पर भी क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, आयन से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या त्यागा जाता है, त्यागते हैं, तो हमारे पास जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कोई भी परमाणु, तो परमाणु, अणु, आयन तो हमेशा क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धन आयन। तो ये चीजें थी सिंपल सी। तो एक बार मैं इसको नोट करवा देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु, तत्व, परमाणु, अणु, आयन, ये लिख सकते हो, द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं
त्याग करते हैं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर किसी भी अभिक्रिया से हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें किसी तत्व परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। तो देखो हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था सोडियम का, तो उसी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम जो परमाणु की बात कर रहे हैं हम, Na है, ठीक है। Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूर्ण करता है। तो ये Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक प्लस बच जाएगा, तो Na प्लस बनाएगा, प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो Na के पास उदासीन था वो, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूर्ण किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक धनायन आ जाता है, तो इसके पास एक धनायन आ गया और ये रहा एक त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है चीजें? जैसे अगर हम Mg की बात करें तो Mg जो परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो Mg +2 बनाएगा, कब बनाएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो Mg अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Mg+2 बनाता है। अगर हम Fe की बात करें तो मैंने बताया था Fe+2 भी बनाता है और Fe+3 भी बनाता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है। तो देखो अगर हम Fe की बात करें तो Fe में क्या होगा? Fe+2 से बात करें हम कि +2 एक को इलेक्ट्रॉन त्याग देगा मान लो, तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी तो धनायन का मान बढ़ता है। धनायन का मान कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक त्यागा तो +1 बढ़ जाएगा, 2 त्यागा तो 2 प्लस बढ़ जाएंगे, एक और त्याग दे तो +3 बढ़ जाएंगे। तो देखो +2 तो Fe के पास पहले ही था, तो इस Fe ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो Fe के ऊपर आ गया +3, Fe+3 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, मतलब पहले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Fe+2 पहले से बना हुआ है, Fe+2 पहले से बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और Fe+3 बनाएगा। ओके स्टूडेंट, तो Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+3 बनाता है। और ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर। तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ या धनायन बनाता है। ऐसे Fe+2 है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+3 बनाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम आयन जिसे बोलते हैं Mg+2 धनायन बनाता है। क्लियर है? तो ये लाइनें हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, देखो Cl का, Cl-, 2 Cl-। अब देखो जैसे ही धनायन, अब समझो इधर हम कह रहे हैं Cl- कब बना, समझो इधर देखो। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं सिंपल सा। यहाँ पे मान लो किसी परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ले लो। लिथियम के पास 3 नंबर पे आता है वो, ठीक है। तो 3 इसके पास प्रोटॉन हो गए और 3 ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो मतलब एक प्रोटॉन बच गया तो एक प्लस आ गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो Cl है इसके पास एक माइनस है, इसके पास एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर हो रही चीजें? अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या उदासीन नहीं हो सकता क्या? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करे क्या हो जाएगा? उदासीन। अब 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्योंकि Cl कभी भी अकेला नहीं आता, Cl2 बनाता है। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बना लिया? Cl2 बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे चीजें समझ आ रही है क्या? Cl के पास माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना लिया? Cl बना लिया। अब Cl कभी अकेला नहीं आता है, इसलिए 2 का मैच कराते हैं, 2 एक साथ Cl आते हैं। तो दूसरे वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और दूसरे वाला भी क्या बना रहा है? एक और उदासीन बना रहा है। तो Cl मिलकर क्या बन जाता है? Cl2 बन जाता है। तो 2 Cl ने
एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने एक खुद मैंने अपना त्यागा है, दूसरे वाले ने एक त्यागा है, फिर हमने क्या बनाया, Cl2 बनाया है। क्लियर है? तो ये Cl2 भी एग्जाम्पल हमारे पास किसका है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर जो अभिक्रिया होती है जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है। तो हम एक बार इस चीज को लिख लेते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ धनायन बनाता है। हम ये चीजें लिख लेते हैं एक बार। सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ धनायन बनाता है जबकि तथा फेरस, इसको बोलते हैं, पता है ना तुम्हें, Fe+2 को फेरस बोलते हैं, 9th में बहुत अच्छे से बताया था। और Fe+3 को फेरिक बोलते हैं, इसे फेरस बोलते हैं, इसे फेरिक। तो फेरस Fe+2 एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर, दो तो इलेक्ट्रॉन पहले ही त्याग रखे इसने, एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक आयन, जिसे हम लिखते हैं Fe+3 आयन, फेरिक धनायन लिख सकते हो, फेरिक धनायन। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Cl के बारे में लिख सकते हैं कि क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाते हैं, उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं, उदासीन परमाणु में ऑक्सीकृत होते हैं। इसी प्रकार जो क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन परमाणु में या उदासीन अणु में ऑक्सीकृत होते हैं। उदासीन अणु में क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, उदासीन अणु में ऑक्सीकृत होते हैं। तो ये चीजें मैंने जो लिखी है, मतलब जो मैंने समझाई चीजें, वो सारी चीजें लिख दी है। तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन सिंपल सी चीजें है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ बना दिया, Mg से दो इलेक्ट्रॉन निकले, Mg+ बना, Fe से एक इलेक्ट्रॉन निकला, Fe+3 बना, Cl से इलेक्ट्रॉन निकाल कर Cl जो हो गया वो उदासीन अणु में बदल गया। इस तरह से ये रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण है। अब इसी के अपोजिट क्या होती है, अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रियाएं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी उनकी बात कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्सीजन अभिक्रियाएं 5 हमने पॉइंट्स देखे हैं, वापस सुन लो। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, फिर मैं एक साथ चीजें लिखवाऊंगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के योग के आधार पर ऑक्सीजन अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन के निष्कासन की, प्लस मतलब योग के आधार पर ऑक्सीजन अभिक्रिया, हाइड्रोजन के निष्कासन के आधार पर ऑक्सीजन अभिक्रिया, धन विद्युत तत्व के निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और ऋण विद्युत तत्व के योग के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 1 2 3 4 5 तरह से हमने अभिक्रियाओं को ऑक्सीजन अभिक्रिया में देखा है। अब हमारा जो पॉइंट चलने वाला है वो अपचयन अभिक्रियाएं चलेगा। अपचयन अभिक्रिया में पहला पॉइंट हम वही लेंगे ऑक्सीजन के निष्कासन के आधार पर, क्योंकि हमारे पास इनके सारे अपोजिट हमारे पास क्या होंगे,
इस अपचयन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाएं हम देखेंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऐड हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, हटेगा, वियोजन होगा, त्यागन होगा। ओके, तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम अपचयन अभिक्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब है अपचयन अभिक्रिया, जो सेकंड अभिक्रिया है हमारी। पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने देखी, फिर सेकंड हम देख रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। तो सभी को तैयार होना है इस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए। ओके, तो सेकंड है अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो समझिए, बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हमने ये चीजें पहले देख रखी है। देखो, हमने जो ऑक्सीजन अभिक्रिया में देखा था उसी से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने देखा था ऑक्सीजन के योग के आधार पर ऑक्सीजन अभिक्रिया। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट वही लेने वाले हैं, ऑक्सीजन का हटना। वहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना था, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना है। अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टी है, वहां पे जुड़ना था, यहाँ पे हटना है। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टी है, विपरीत है, तो ये ध्यान रखना है। वहां पे ऑक्सीजन जोड़ रहे थे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाएंगे। ठीक है, और परिभाषा भी बिल्कुल सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम, मतलब वहां पे जुड़ रहा था, यहाँ पे हट रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना होता है, निकलना होता है, निष्कासन होता है, वियोजन होता है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन हटती हुई दिख जाए लगा दो टिक, किसकी तरफ? अपचयन अभिक्रिया की तरफ। अरे चीज़ें समझ आ रही है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन का निकलना आ जाए लगा दो टिक, किसकी तरफ? ऑक्सीजन के हटने की तरफ, मतलब अपचयन अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं पहले परिभाषा इसकी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं यौगिक से, ठीक है, पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का निकलना या फिर हटना होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वेरी गुड, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा हमारे पास है, KClO3। आपने ये अभिक्रिया वियोजन में भी की थी और इसमें आपने टेम्परेचर से दिया था, याद कीजिए। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं में हमने इसको पढ़ा था। KClO3 को जब ऊष्मा देते हैं तो हमारे पास बनता है KCl+O2। यहाँ पे KClO3 से KCl में बदल रहा है, KCl यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और ऑक्सीजन निकल के किस यौगिक में बदल रहा है? वो KCl में बदल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि KClO3 का KCl में
अपचयन हो रहा है। भाई KClO3 का KCl में अपचयन हो रहा है। हमने किस हिसाब से बताया कि हाँ यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुकी है, यहाँ से देखो हो क्या रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है और हमारे पास बन रहा है KCl। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकली तभी तो KCl बना, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। इसी के आधार पर इसे बोल रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुकी है तभी ये बना है। अब अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि आपको इस अभिक्रिया को बैलेंस भी करना है। यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे जो भी लगाओ 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, जैसे भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपको बैलेंस भी साथ के साथ रिएक्शंस को करना है। तो मैं यहाँ पे इसके पॉइंट के बारे में लिख देता हूँ। यहाँ KClO3 यौगिक में से KClO3 यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर KCl में, यहाँ KClO3 यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर KCl यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर KCl में बदल रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि KClO3 का KCl में, अतः KClO3 का KCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, KClO3 से KCl बन रहा है, इसका मतलब KClO3 का KCl में अपचयन हो रहा है। ये तो एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल सेकंड है MgO से हमारे पास जो बन रहा है वो है Mg+O2, मतलब छोटू, मतलब MgO से हमारे पास Mg+O2 बन रहा है। यहाँ MgO का देखो, यहाँ से हम बात करें, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? हाँ सर यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ बदल रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, तभी तो यहाँ पे Mg बचा ओनली। भाई यहाँ पे MgO है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Mg नहीं, Mg से ऑक्सीजन हटा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। सिंपल सी चीज़। ठीक है, यहाँ MgO का Mg में अपचयन, यहाँ MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल चीज़ें हैं कि KClO3 से KCl बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसे MgO से Mg बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन हमने देखी। तो ये अपचयन जब अभिक्रिया है उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा है कि ऑक्सीजन के हटने के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम सेकंड वाली बात करने वाले हैं, हाइड्रोजन के संयोजन के आधार पर हम ऑक्सीजन अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। एक बार इसे बहुत अच्छे से आप नोट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का संयोजन के आधार पर या जुड़ने के आधार पर हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया।
ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं, बैठ के तान के बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन का जुड़ने के आधार पर। जैसे हमने देखो वही चीज, हम सारी चीजें वहां पे हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, अभिक्रिया परिभाषा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, नो टेंशन नो फिकर, बिकॉज हमने जब स्टार्टिंग की थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, ऑक्सीजन का योग की डेफिनेशन दी थी, तब भी हमने ये दी थी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अरे याद करो, याद करने वालों याद करो। देखो तो यहाँ पे भी हम वही परिभाषा दे रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। जितनी बार आप इसी चीज को बोलोगे आपको माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जानी है, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आनी है। तो लिखते हैं बिना किसी रुकावट के ऐसी रासायनिक, लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा, लास्ट में एक नोट लिखवाऊंगा जिसमें सारी चीजें एक में मिक्स करके लिखवा दूंगा, खेल खत्म पैसा हजम। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अरे चीजें सिंपल है तो फिर तुरंत गति से इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। आप देखिए हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, अब बड़े ही अच्छे इसके एग्जाम्पल्स हैं और उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो रिएक्शंस हैं जो हमें याद रखनी है परमानेंटली, और फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इसे हम बोलते हैं एथीन। जब हम बात करेंगे एथीन इसे हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम कार्बन चैप्टर लेंगे तो हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से देखेंगे। एथीन, ठीक है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक वगैरह सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं जब हम कार्बन वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो होता क्या है, जब इससे हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, इससे हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पे जो होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाता है। अब इसकी वैलेंसी होती है 4, तो देखो 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है और 2 वैलेंसी ये बॉन्ड कंप्लीट करता है, 2 और 2 4, मतलब कार्बन टोटल 4 बंध बनाने होते हैं। तो 2 बंध तो ये बना रहा है 2 बॉन्ड से और 2 हाइड्रोजन से बना रहा है, तो 4 हो गए। लेकिन जैसे ये एक एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा तो फिर यहाँ पे एक बंद ही रह जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जाएंगे और एक बंद ही रहा, 4, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे एक बंद ही रहा। अगर आपको कम समझ में आ रही है तो जैसे कार्बन चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। कार्बन चैप्टर में हम और बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने किया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो देखो हमारे पास बन गया CH3। अब देखो कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, आप ये देखो कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, मतलब 4 से जुड़ेगा कार्बन। तो देखो 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, अब कितना बच गया? 1, तो एक बंध बनाएगा ये रहा बंध, ठीक है, एक बंध है ये। ऐसे ही ये वाला भी ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन जुड़ के यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, तो ये एक बंध बना लेगा। इसे हम बोलते हैं एथेन, यस एथेन। और ये था हमारे पास एथेन। तो एथेन ने H2 से रिएक्शन की और बना दिया एथेन। इसमें शायद एक उत्प्रेरक भी काम आता है, आई थिंक आपकी बुक में नहीं दे रखा है, उसका नाम है निकल,
निकल उत्प्रेरक भी काम आता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है, देख लेना। ओके, तो यहाँ पे एथीन से एथेन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ एथीन का एथेन में अपचयन हो रहा है। आप दोनों एग्जाम्पल को एक साथ लिख लेना, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की मैं बात बता देता हूँ आपको, मतलब दूसरा एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, फिर दोनों के हम एक साथ वहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे हम बात करें H2 प्लस Cl2, तो हमारे पास बन जाता है, आप सब लोगों को पता है ये चीज़ क्या बनती है, HCl, ठीक है। H2 की जब रिएक्शन Cl2 से करवा रहे हैं तो HCl बन रहा है। अब यहाँ पे जो Cl2 है उससे H जुड़ रहा है, देखो पहले Cl के पास H नहीं था, लेकिन बाद में Cl के पास क्या आ चुका है, H आ चुका है। मतलब इस Cl2 का HCl में क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन होने का मतलब है Cl2 से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जिसके कारण इसका अपचयन हो गया और इसने क्या बना लिया, HCl बना लिया। वैसे यहाँ पे भी एथीन से हाइड्रोजन जुड़ गया और इसने क्या बना लिया, एथीन बना लिया। ऐसे यहाँ पे Cl2 से H जुड़ गया और इसने बना लिया HCl। इसको आपको साथ में बैलेंस भी करते हुए चलना है, तो ये मैंने तो बैलेंस कर दिया, चलो ठीक है, एक रिएक्शन को तो 2 लगा के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें देखते रहना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट था हमारा, ये एग्जाम्पल सेकंड था। अब हम दोनों के बारे में भी लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस की है। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ एथीन का एथेन में तथा क्लोरीन का HCl में, क्लोरीन का HCl में अपचयन। देखो मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ एथीन का एथेन में, क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है और ये हमारे पास हाइड्रोजन के जुड़ने वाली रिएक्शन भी खत्म होती है। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे CH3 बन रहा है, क्योंकि एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा। ये बॉन्ड थोड़ा छोटा बना देना, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। आप इसको बॉन्ड को थोड़ा छोटा बना देना। ओके, इसके अलावा यहाँ पे Cl2 था, उसके पास H नहीं था, लेकिन जब बाद में बना तो हमारे पास HCl बन गया और HCl के पास भी क्या आ गया, Cl आ गया। मतलब Cl2 के पास H नहीं था, लेकिन यहाँ जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे Cl2 का क्लोरीन का HCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये सिंपल से हमने रिएक्शन देख ली, वहाँ पे हमने हाइड्रोजन का हटना देखा, तो यहाँ पे हमने जुड़ना देख लिया। और ये रिएक्शन दो रिएक्शन भी हम साथ में उसकी देख रहे हैं। हर रिएक्शन, हर पार्ट के हम 2 रिएक्शन देख रहे हैं। अब देखो सुन ध्यान से, जैसे 5 रिएक्शन उसमें देख ली तो टोटल कितने होगी रिएक्शन, 10। ऐसे हमने 5 इसकी देख ली तो टोटल कितने, 10, 20 रिएक्शन हमने देख ली है। और आपको बैलेंस करने का मतलब क्या है, आप बैलेंस करना खुद ही सीख जाओगे। अगर इन 20 रिएक्शंस को आपने हाथों से बैलेंस किया है तो आप बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई सी भी रिएक्शन आ जाए आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। रिएक्शंस मैं बता दूंगा कि जैसे मान लो एग्जाम में आते हो तो हमें कैसे पता चले कि हाँ ये क्या हो रहा है, कि मतलब ऑक्सीजन हो रहा है कि अपचयन हो, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो आप एक बार इससे भी बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।